अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ओडी का कोर्स है। तो इसमें हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में देखते हैं न्यूमेरिकल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमें पता है कि न्यूमेरिकल मेथड्स व्हेन वी कैन नॉट solve ordinary differential equation by any analytical technique. So therefore we use the approximate method to find the solution, and such kind of methods are known as numerical methods. तो numerical method में हम start करते हैं IVP से, initial बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, और ये सिंगल स्टेप मेथड होता है। तो इनिशियल बाउंड्री कंडीशन जब भी हमें दी जाती है, एक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है, एक हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है, और उसके साथ एक यहाँ पे इनिशियल कंडीशन दी जाती है। इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो ये जितने भी मेथड हैं आईवीपी के, ये सारे फर्स्ट ऑर्डर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेमी एनालिटिकल मेथड से, जिसका नाम है पिकार्ड्स मेथड। पिकार्ड्स मेथड में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी एग्जिस्ट अगर आप कोई क्वेश्चन पिकार्ड आईवीपी कोई पिकार्ड मेथड से हल कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि पिकार्ड्स क्या उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए हमारे पास थ्योरम है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। अगर हमारे पास एक आईवीपी है, अगर वो एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्टेंस के लिए क्या ज़रूरी है कि एफ ऑफ एक्स क्या हो, कंटिन्यूस हो। जो पॉइंट दिया हुआ है आईवीपी में एक्स नाट और वाई नाट के ऊपर क्या हो, कंटिन्यूस हो। तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर उसी पॉइंट के ऊपर आप लोगों के पास कंटिन्यूस भी हो और यूनिक भी हो, तो कंटिन्यूस होगा अगर ये डेरिवेटिव कहाँ पे, इस पॉइंट के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। और ये लिप्सिस कंडीशन होती है, इसको लिप्सिस कंडीशन भी कहते हैं। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 कर लेते हैं। हमारे पास ये एक फंक्शन है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, जिसमें डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई होता है। तो एफ ऑफ एक्स वाई हमें दिया हुआ है टेंजेंट इनवर्स वाई के, और वाई ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। अब हम चेक करते हैं कि आया ये 0 0 के ऊपर डिफाइंड है। तो हमने यहाँ पे x की जगह भी 0 पुट किया, y की जगह भी 0 पुट किया। तो tan इनवर्स 0 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब है ये 0 के ऊपर क्या है, डिफाइंड है। अब चेक करते हैं कि क्या आया इसकी लिप्सिस कंडीशन भी होल्ड करती है। ये कंटिन्यूटी की तीनों बातें अप्लाई की गई हैं, डिफाइंड भी है और एग्जिस्ट भी करते हैं, दोनों आपस में इक्वल भी हैं। इसका मतलब है अब हम यूनिकनेस चेक करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यूनिकनेस के लिए अब आपने ये चेक करना है कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव, तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो ये आंसर आता है 1 + 1 ओवर वाई स्क्वायर। सही है, 1 + वाई स्क्वायर आता है। अब आपने देखना है कि क्या ये 0 0 के ऊपर डिफाइंड है। तो हमने यहाँ 0 0 के ऊपर चेक किया तो डिफाइंड है। ज़ाहिर डिफाइंड है तो लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, और ये लिमिट आपस में इक्वल भी होगी। तो इसका मतलब है ये फंक्शन हमारे पास, एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट भी करते हैं और इसका सॉल्यूशन यूनिक भी है। तो हम एग्जांपल नंबर 2 की तरफ ज़रा चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में लिखा हुआ है x tan इनवर्स y x इज़ इक्वल टू 0 एंड y इज़ इक्वल टू 0। तो एग्जिस्टेंस के लिए चेक किया तो ये हमने देखा कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब हम इसकी ज़रा यूनिकनेस की तरफ चलते हैं। तो जब हमने 0/0 पुट किया तो हमने ये देखा कि ये तो डिफाइंड नहीं है। अच्छा, 0/0 पुट किया तो 0 आता है, इसका मतलब है ये भी डिफाइंड भी है, लिहाजा सॉल्यूशन यूनिक है। हमने एक और एग्जांपल लाई। इस एग्जांपल में हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे नहीं एग्जिस्ट करता, जब हमने शुरू में 0 0 पुट किया तो ये डिफाइंड है, लेकिन जब हमने यूनिकनेस चेक की और 0 0 पुट किया तो 2/0 आता है। दिस इज़ इक्वल टू अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड का मतलब ये है कि हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, यूनिक
नहीं है। अब हम पी कार्ड्स का एल्गोरिथम चेक करते हैं। पी कार्ड्स मेथड में जब भी पी कार्ड्स मेथड सॉल्व किया जाएगा वो हमेशा फ़र्स्ट आर्डर आईवीपी के लिए होगा। हम फर्स्ट आर्डर आईवीपी को इसके लिए सॉल्व किया करेंगे। तो अगर हमारे पास फर्स्ट आर्डर आईवीपी है, अगर हम पी कार्ड मेथड लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये सेमी एनालिटिकल मेथड है, तो सबसे पहले हम डी एक्स को इस तरफ लेके जाएंगे। जब डी एक्स इस तरफ जाएगा ये वाला डी एक्स हमारे पास इस तरफ आ जाएगा। तो ये डी एक्स हमारे पास इस तरफ आ गया। तो अब ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन में ये वाला डी एक्स लिखा हुआ है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब दोनों तरफ इंटीग्रल कर लेंगे। अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है एक्स नाट दिया हुआ है, तो इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स नाट टू एक्स होगा। अगर यहाँ पे 1 दिया होता तो इंटीग्रल 1 to 1 होता। तो ये हमने इसका दोनों तरफ इंटीग्रल कर लिया। तो इस तरफ जो फंक्शन है उसका तो इंटीग्रल हो जाएगा, क्योंकि डी वाई का इंटीग्रल तो वाई के बराबर होता है। अपर लिमिट अगर और लोअर लिमिट अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। और इस तरफ जो इंटीग्रल है ये वाला इंटीग्रल बच जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रल हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर हम यहाँ से एक फार्मूला बनाएंगे। हम क्या करेंगे, पहली आइट्रेशन को हम इस तरह लिख लेंगे, y1 y नाट प्लस एक्स नाट टू एक्स एफ ऑफ एक्स वाई नाट। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्स नाट तो फिक्स हो गया, अब y की वैल्यू तब्दील हो रही है। तो पहले आपने यहाँ पे एक्स नाट पुट किया, यहाँ पे ये जो नंबर है ये आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई। लेकिन वाई तब्दील हो रहा है, एक्स अपनी जगह फिक्स्ड है। तो वाई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, यहाँ पे वाई की वैल्यू नाट हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह लिखा है, यहाँ पे वाई की वैल्यू 1, यहाँ पे वाई की वैल्यू नाट, यहाँ पे y की वैल्यू 2, यहाँ पे y की वैल्यू 1, यहाँ पे y की वैल्यू 3, यहाँ पे y की वैल्यू 2, और यहाँ पे अगर n+1 हो तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, n होगी। अब हम इस तरह करते हैं, फर्स्ट आर्डर आईवीपी को इस मेथड से हल करते हैं। तो हल करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप चेक करें कि आया इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सोल्यूशन एग्जिस्ट भी करना चाहिए और इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, यूनिक भी होना चाहिए। तो हमने स्टार्ट किया अपना क्वेश्चन। फार्मूले में हमने n की जगह 0 पुट किया। जब n की जगह 0 पुट किया तो ये हमारे पास आंसर आता है y नाट और y1 इस क्वेश्चन में पहले से दिए गए हैं, क्योंकि y नाट 0 के बराबर है और y नाट x नाट 0 के बराबर है और y नाट 1 के बराबर है। तो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़ हमने उठा के यहाँ पे फार्मूले में पुट कर दी हैं। तो व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ y नाट इज़ इक्वल टू 1। तो y नाट की जगह 1 किया और अब आपके पास इंटीग्रल आ गया 0 टू x dx। अब आप इसका इंटीग्रल करेंगे तो 1 का इंटीग्रल x के बराबर होता है, x का इंटीग्रल x के डिवाइड बाई 2 होता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब हम n की वैल्यू 1 करते हैं, जब हम n की वैल्यू 1 करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे फार्मूले में अगर आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ये नाट इसी तरह रहेगा क्योंकि ये फिक्स है, ये वाला y तब्दील होगा तो ये y1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा y2 y नाट 0 टू x1 प्लस एक्स वाई वन डी ऑफ एक्स वाई वन का अभी हमने आंसर फाइंड आउट किया है। ये वाला आंसर हम यहाँ पे पुट करेंगे। आंसर पुट करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो अब ये हमारा आंसर आ गया सेकंड स्टेप के ऊपर, ये हमारा आंसर आ गया। जिस स्टेप के ऊपर आप रुक जाएंगे तो वो ही, अगर आप इस स्टेप के ऊपर रुकते हैं तो ये हमारा क्या है, आंसर है। अगर आप इस स्टेप के ऊपर नहीं रुकते हैं, अगला स्टेप करना चाहते हैं तो आपको n इज़ इक्वल टू 2 पुट करना पड़ेगा और y3 का आंसर आ जाएगा। तो वो हमारा क्या होगा, नेक्स्ट आंसर होगा। तो इस मेथड को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं कि अगर हम उस मेथड में देखें कि सिर्फ y था तो अब यहाँ पे yn के साथ y भी है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, सेकंड डेरिवेटिव भी है, nth डेरिवेटिव भी है और n-1 डेरिवेटिव भी है। अगर इस तरह होगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने सिस्टम को सबसे पहले आप कन्वर्ट करेंगे IVPs में।
आईवीपीज़ में कन्वर्ट करने के बाद आप फार्मूला लगाएंगे तो तब आप लोगों के पास ये वाले आंसर आएंगे। तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन है। अब देखते हैं सेकंड ऑर्डर में पिकॉट मेथड को किस तरह हल करते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर मेथड है, लेकिन ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। इसमें उसने वैल्यू दी है y0 इज़ इक्वल टू 0, y3 इज़ इक्वल टू 6 एंड दिस इज़ आवर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास इसकी ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, इसकी इनिशियल वैल्यू नहीं है, मतलब है वाई प्राइम ऑफ ज़ीरो नहीं है, तो हम सपोज़ करेंगे ये ए के बराबर है। अब हम इस तरह करेंगे, अपने सिस्टम को कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर में। तो फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि वाई प्राइम को z के इक्वल ले लेंगे। तो जब y प्राइम को z के इक्वल ले लेंगे तो ज़ाहिर है y डबल प्राइम किसके बराबर हो जाएगा, z प्राइम के। तो यहाँ y डबल प्राइम में z की वैल्यू पुट कर दी, z प्राइम हो गया, और यहाँ पे y प्राइम में z की वैल्यू पुट कर दी, ये माइनस एक्स जेड हो गया। इसको हमने तरतीब से लिखा, मतलब प्राइम वाला नंबर इस तरफ लिखा, बाकी सारों को उस तरफ लेके गए। तो अब ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं, एक ये वाली इक्वेशन बन गई है, एक ये वाली इक्वेशन बन गई है, और एक हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई है। और हमारे पास एक्स नाट की वैल्यू भी पता चल गई, एक्स नाट ज़ीरो है और वाई नाट ज़ीरो है, एक्स नाट ज़ीरो है और जेड नाट हमारे पास ए के इक्वल है। तो अब हम इस तरह करेंगे, हम y का फार्मूला भी बनाएंगे और z का फार्मूला भी बनाएंगे, क्योंकि ये भी फर्स्ट ऑर्डर है और ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। तो दोनों के ऊपर हम क्या करेंगे, फार्मूले बनाएंगे। तो ये फार्मूला बनाया, ये फार्मूला बनाने के बाद हमने क्या किया, लिखा yn+1 y नाट लिमिट x नाट टू x, सिर्फ x होता है x, और यहाँ पे होता है एफ ऑफ एक्स। अब क्योंकि तीन वेरिएबल आ गए आपके पास, तो फंक्शन अब एक्स वाई नहीं रहेगा, बल्कि होगा एक्स वाई एन जेड एन। और इसी तरह zn+1 किसके बराबर हो जाएगा, z नाट 0 टू x g। आपने इस फंक्शन को, y वाले फंक्शन को, अगर आपने क्या कहा है f है और आपने इसको g के बराबर लिया हुआ है, y प्राइम f के बराबर है, z प्राइम g के बराबर है, तो लिहाजा g में भी तीन वेरिएबल हैं। अब हम क्या करेंगे कि इनकी वैल्यू पुट करेंगे, व्हाट इज़ f x y n z n। तो f बराबर है किसके बराबर है, z के, तो यहाँ z n आ जाएगा। और g किसके बराबर है, g हमारे पास बराबर है, ये सारा नंबर g है, ये वाला सारा नंबर g के बराबर है। तो हम n पुट करेंगे, तो क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल में n आ रहा है, x की वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, तो एक z के साथ n आ जाएगा और एक y के साथ n आ जाएगा, इन दोनों नंबरों के साथ n आएगा। यहाँ पे एक z के साथ आपको n लगाना पड़ेगा और एक आपको लगाना पड़ेगा इधर y के साथ आपको n लगाना पड़ेगा, और इस वाले z के साथ n लगाना पड़ेगा। तो अब अगर आप इसकी वैल्यूज़ लगा लें तो अब हमारे पास स्कीम बन गई है, हमने वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। और अब हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पे हम n की वैल्यूज़ पुट करेंगे, व्हेन n इज़ इक्वल टू 0 फॉर आइट्रेशन नंबर 1। तो n की 0 वैल्यू पुट की, तो y नाट तो पहले से 0 है, 0 टू x z0 की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है, z0 की वैल्यू, z0 की वैल्यू बराबर है a के। a तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर लिखा गया। तो dx का इंटीग्रल किसके बराबर होते हैं हमारे पास, x के। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की, तो आंसर आ गया ax। ये z का, y का आंसर आ गया। अब z का आंसर है, तो z के आंसर में आपके पास जहाँ जहाँ देखें, जहाँ जहाँ n है, आपने वहाँ वहाँ क्या पुट किया है, ज़ीरो पुट किया है। तो ज़ीरो पुट करने की वजह से हमारे पास ये इस तरह बन गया, 0 0 बन गया। ये z0 और y0 की वैल्यू हमें पता है, y0 की वैल्यू 0, तो ये ख़त्म हो जाएगा, z0 की वैल्यू a, तो a हो जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। अब इसका इंटीग्रल आ गया z1, ये पहली आइट्रेशन में आंसर आ गया। तो ज़्यादातर हम दो ही आइट्रेशंस करते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स में, उसके बाद मैपल का प्रोग्राम लिख देते हैं। तो दूसरी आइट्रेशन पे गए तो n इज़ इक्वल टू 1 पुट किया, तो y2 की वैल्यू आ गई, तो z1 की वैल्यू आ गई, z1 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की हुई है, ये z1 की वैल्यू यहाँ पे पुट की। पुट करने के बाद इसका इंटीग्रल किया और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की, तो ये हमारे पास आंसर आ गया
y2 का। इसी तरह z2 के लिए a प्लस, क्योंकि ये a के बराबर है, a प्लस लिमिट 0 टू z1 y1 cos ऑफ dx। तो a z1 और y1 की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे कैलकुलेट की गई हैं। ये दोनों वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे पुट की हैं। पुट करने के बाद हमने क्या किया है, उसका इंटीग्रल किया है। आसान सा इंटीग्रल है, तो इंटीग्रल किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया Z2 का। ये अब हमारे पास Z2 का आंसर भी आ गया, Y2 का आंसर भी आ गया। हम अब अपनी आइट्रेशंस ख़त्म करते हैं। आइट्रेशंस ख़त्म कर दी और हमारे पास आंसर तो आ गया, लेकिन मसला ये चल रहा है कि ये जो कांस्टेंट हमने लिया था, आया इसकी वैल्यू किसके बराबर है। तो अब हम इस तरह करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने क्वेश्चन में लिखा था क्या, यहाँ पे z ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू a। इसका मतलब है z में जाके ज़ीरो पुट करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास y है, और y में अगर आप y में भी ज़ीरो पुट करें तो ये y ऑफ ज़ीरो किसके बराबर आंसर दे रहा है, y ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड z ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू a। किसी एक में पुट कर लें। तो यहाँ पे हम अगर z में ज़ीरो पुट करते हैं तो भी ठीक है, और अगर हम y में पुट करते हैं तो भी ठीक है। तो यहाँ वैल्यूज़ पुट की गई, और वैल्यू पुट करने के बाद हमने क्या किया, उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एक a का आंसर आ गया। a की वैल्यू हमने यहाँ पे y में आके पुट कर दी। यहाँ पे y है, यहाँ पे y में आके वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया है। स्टॉपिंग क्राइटेरिया में किस तरह पता चलेगा, स्टॉपिंग क्राइटेरिया के मुताबिक कि पिकर्ड मेथड्स को हम किस तरह रोक सकते हैं। तो हम देखते हैं इसकी इनिशियल, इसकी नेक्स्ट और प्रीवियस वैल्यू, मतलब है दो कंसेक्टिव वैल्यू को हम आपस में माइनस करते हैं, और एप्सिलॉन और x की फ़िक्स्ड वैल्यू के लिए फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, फ़र्ज़ करें x 0.1 के लिए चेक करते हैं, फ़र्ज़ करें x 0 के लिए चेक करते हैं, x करें 0.4 के लिए चेक करते हैं। तो हम उसके ऊपर पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो वैल्यूज़ चेक करेंगे। अगर वो टॉलरेंस को सेटिस्फाई कर देते हैं, ये हमारा टॉलरेंस है, अगर इसको होल्ड करते तो हम वो प्रोसीजर वहाँ पे रोक देंगे। तो यहाँ पे टॉलरेंस इस क्वेश्चन में लिया गया है 10⁻⁻⁴। चले -2 कर लेते हैं, और 0.02 कर लिया। और अब हमने इसका देखना है, ये हमने प्रोसीजर स्टॉप कब करना है। तो ये हमने पहली वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और इसके साथ हमने दूसरी वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। ये दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट हो चुकी हैं। अगर दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट हो चुकी हैं तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इन वैल्यू को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो इस वैल्यू को मैं 0.0 पॉइंट के ऊपर चेक करता हूँ। तो दोनों वैल्यू 0.01 के ऊपर चेक की, तो दोनों का आंसर आ गया। अब इस आंसर में हमने टॉलरेंस चेक की, y2 माइनस y1 किया, तो हमने देखा कि ये लेस आ रहा है 10⁻⁻⁴ के। तो हम अपने मेथड को यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। तो अब नेक्स्ट मेथड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट मेथड में है हमारे पास आयलर्स मेथड है। आयलर्स मेथड भी आईवीपी, सिंगल आईवीपी को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे अगर हमारे पास आईवीपी है, अगर यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है, ग्राफ बनाया, ये हमारे पास एक ग्राफ है, और ये फंक्शन का, ये हमारे पास अगर एक ग्राफ है, ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसका सॉल्यूशन है एक्स एक्सिस में। तो इस पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, इस पॉइंट के ऊपर, इसको हम x0 कहते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है, इसको हम y0 कहते हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर जो एक टेंजेंट बन रहा है, इसके इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बन रहा है, इस टेंजेंट को हम कहते हैं, इस टेंजेंट को हम कहते हैं स्लोप है। ये क्या है, ये टेंजेंट स्लोप है। और ये स्लोप वैल्यू, ये स्लोप क्या होती है, ये वैल्यू होती है dy/dx। ये हमारे पास ये पॉइंट है, और ये इसकी स्लोप है। पॉइंट का नाम x0 y0 है, और स्लोप का नाम dy/dx है। तो इसी क्वेश्चन में इसी तरह IVP दी हुई है, और IVP में हमें उसने स्लोप भी दी हुई है और पॉइंट भी दिया हुआ है। तो टेलर सीरीज़ मेथड लगाते हैं, तो ये हमारे पास एक टेंजेंट बनाएगा। ये जो टेंजेंट बना रहा है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लगाते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास किसकी इक्वल होती है, y2 माइनस y1, y2 माइनस, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है। तो क्या होता है, y माइनस y0 इज़ इक्वल टू m x माइनस x0।
तो हमने यहाँ पे क्या किया, वाई नाट को उस तरफ लेके आ गए, तो स्लोप x माइनस एक्स नाट, तो स्लोप की वैल्यू हमें पता है, गिवन है दिस वैल्यू, ये स्लोप की वैल्यू है x नाट वाई नाट की ऊपर, तो स्लोप की जगह हमने ये वाली वैल्यूज़ पुट कर ली है। जैसी वैल्यू पुट की है तो अब हमारा इस स्टेप के ऊपर आंसर आ गया। अब अगर हम अगले स्टेप के ऊपर जाना चाहते हैं तो अगले स्टेप में हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट फ़र्ज़ करें ये वाला पॉइंट हमारे पास x नाट था, तो अब हम अगले स्टेप की ऊपर जाना चाहते हैं, तो अगले स्टेप की ऊपर जाने के लिए आपको x1 के ऊपर जाना पड़ेगा। तो x1 के ऊपर एग्जैक्ट आंसर तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम आयलर मेथड से अप्रोक्सीमेट आंसर y1 को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो यही किया जा रहा है। हमने क्या किया, पुट किया, यहाँ जो y है इसकी जगह 1 पुट किया, तो यहाँ पे y की जगह 1 पुट किया, तो यहाँ जो x है इसकी जगह भी 1 आ जाएगा। तो x माइनस एक्स नाट हमें पता है स्टेप साइज़ होता है, तो स्टेप साइज़ को हम h में लिखते हैं, तो ये हमारे पास आयलर मेथड बन गया। तो ये पहले नंबर के लिए बना, पहले पॉइंट के लिए x की नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर जाएंगे तो नेक्स्ट पॉइंट की स्लोप आ जाएगी, नेक्स्ट का आंसर, और ये फर्दर नेक्स्ट वैल्यू को प्रेडिक्ट करता रहेगा। इम्प्रूव्ड आयलर मेथड में क्या इनकी एग्जाम्पल्स करेंगे, लेकिन ज़रा हम पहले मेथड्स देख लें। मेथड्स में क्या हो रहा है, इम्प्रूव्ड आयलर मेथड, आयलर मेथड को ही इम्प्रूव किया गया। कैसे इम्प्रूव किया गया कि अब हमारे पास दो स्लोप्स हैं, एक स्लोप आ रही है फ़र्ज़ करें इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे, और दूसरी स्लोप आ रही है इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे। अब इन दोनों की एक एवरेज स्लोप फाइंड की गई है, ये इन दोनों की स्लोप है, ये दोनों की एवरेज स्लोप है। अगर आप इन दोनों की एवरेज स्लोप लगा के क्वेश्चन को हल करेंगे तो इस मेथड को कहेंगे इम्प्रूव्ड आयलर मेथड। तो इम्प्रूव्ड आयलर मेथड में हम करते क्या हैं, हमारे पास टेंजेंट का फार्मूला वही है और स्लोप का हमारे पास यही आंसर आता है, ये तो ये हमारे पास आयलर मेथड हो जाएगा। अब हम इम्प्रूव्ड आयलर मेथड में क्या करते हैं, एवरेज ऑफ स्लोप्स फाइंड करते हैं। तो पहली स्लोप और दूसरी स्लोप का एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज को कहते हैं, पहली स्लोप पहले पॉइंट के ऊपर आ गई है, दूसरी स्लोप दूसरे पॉइंट के ऊपर आ गई। कैसे, आपने देखा यहाँ पे, ये आपने यहाँ से स्लोप फाइंड की, तो ये वाली स्लोप आपके पास इनिशियल पॉइंट के ऊपर, ये वाली स्लोप आपके पास इनिशियल पॉइंट के ऊपर आ गई। अब आप इस मेथड से, आयलर मेथड से इस पॉइंट के ऊपर स्लोप कैलकुलेट करेंगे, तो ये वाली स्लोप इस पॉइंट के ऊपर स्लोप क्या आ जाएगी, यहाँ पे आएगी। अब हम क्या करेंगे, इस स्लोप का एवरेज यहाँ से फाइंड करेंगे, तो ये जो एवरेज होगा इस स्लोप का, इस मेथड को क्या कहते हैं, इम्प्रूव्ड आयलर मेथड, आरह्यून्स मेथड भी इसका नाम है। तो अब हमने क्या किया, हमने क्या किया, इसका फाइंड कर लिया, इसकी हमने फाइंड कर ली स्लोप, एवरेज स्लोप फाइंड कर ली, और स्लोप की वैल्यू जाके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पुट कर दी। तो स्लोप की वैल्यू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पुट की, तो स्लोप की वैल्यू टेंजेंट में पुट करने की वजह से ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। इसको हमने ये जो है x माइनस एक्स नाट, क्योंकि यहाँ पे y की जगह y1 लिखा तो x की जगह भी x1 लिखा, तो ये हमारे पास y1 और x1 बन गया। तो ये हो गया x माइनस एक्स नाट हो गया। तो x माइनस एक्स नाट किसके बराबर होता है, h के बराबर होता है, तो इसको h लिख दिया, ये वाला 2 इसके पास ले आए और इस h को इस तरफ ले आए, तो अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया। इस फार्मूले को कहते हैं इम्प्रूव्ड आयलर मेथड। मॉडिफाइड आयलर मेथड में हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट मेथड भी कहते हैं मॉडिफाइड आयलर में। हम उस मेथड में क्या करते हैं, स्लोप की एवरेज नहीं निकालते, बल्कि हम उस पॉइंट को x1 और x0 के पॉइंट को अदा करते हैं, मतलब h डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो ये जो किया जाता है, इस मेथड को नाम दिया गया है मॉडिफाइड आयलर मेथड। तो इसमें स्लोप का फार्मूला वही लगाया गया है, लेकिन स्लोप कहाँ लगाई गई है, स्लोप यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ पे x0 की वैल्यू है और यहाँ पे हमारे पास x1 की वैल्यू है, तो मिड लगाया। मिड का मतलब होता है h डिवाइड बाई 2 और h डिवाइड बाई 2, दिस इज़ कॉल्ड मिड पॉइंट। तो अब अगर आप यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे तो ये आएगी x0 प्लस h डिवाइड बाई 2। अब आप यहाँ पे स्लोप फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है x0 प्लस h डिवाइड बाई 2, और y की वैल्यू ज़ाहिर इस पॉइंट के ऊपर क्या आएगी,
ज़ाहिर है वाई ऑफ एक्स नाट प्लस एच डिवाइड बाई टू एक्स माइनस एक्स नाट। तो वाई नाट को इस तरफ लेके आ गए, वाई नाट को जब इस तरफ लेके आ गए तो अब हमने क्या किया, जहाँ जहाँ एक्स था हमने वहाँ वहाँ पे ये सारे तो एक्स नाट चलेंगे, ये वाला एक्स वन है, ये वाला हमारे पास क्या है वाई वन है। तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू एक्स वन पुट किया और y इज़ इक्वल टू वाई वन पुट किया। तो अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया है। इस फार्मूले में क्या है, एक्स नाट प्लस एच डिवाइड बाई टू और वाई नाट प्लस एच डिवाइड बाई टू एफ ऑफ एक्स नाट वाई नाट एक्स माइनस एक्स नाट। तो अब ये हमारे पास फार्मूला चल रहा है वाई एन प्लस वन वाई एन प्लस एच इंटू, इसको जनरलाइज़ किया फार्मूले को, तो ये हमारा फार्मूला चल रहा है। तो अब हम इस तरह देखते हैं, इन मेथड्स के ऊपर एग्जांपल चेक कर लेते हैं कि इस मेथड्स के ऊपर हम एग्जांपल किस तरह हल कर रहे हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें हमें एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और उसके साथ इसकी इनिशियल कंडीशन भी दी गई है और साथ में एच की वैल्यू भी दी गई है। तो ज़ाहिर है अगर ये डी वाई ओवर डी एक्स इस तरफ होगा तो यहाँ पे जो भी चीज़ बनेगी वो स्लोप होगी और हम स्लोप को एफ़ के नाम से याद रखते हैं। सो एफ़ की वैल्यू हमें गिवन है, एक्स नाट की वैल्यू 0 के बराबर है, वाई नाट की वैल्यू यहाँ पे 1 के बराबर है और एच की वैल्यू यहाँ पे 0.1 के बराबर है। तो आयलर मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो आयलर मेथड, ये हमारा आयलर मेथड है। हम सबसे पहले एन की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाता है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक्स नाट की वैल्यू चल रही है वो हमें पता है, एक्स नाट की वैल्यू हमारे पास 1 है और एक्स नाट वाई नाट की वैल्यू 1 है और एक्स नाट की वैल्यू 0 और एच की वैल्यू 0.1 है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। तो एफ़ का आंसर क्या आ गया, 0 और 1। लेकिन जहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है अब वहाँ वहाँ 0 पुट करेंगे और जहाँ जहाँ वाई है, क्योंकि पहले नंबर के ऊपर एक्स रखा हुआ है यहाँ पे देखें और दूसरे नंबर के ऊपर वाई रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी एक्स, पहले नंबर के ऊपर जो वैल्यू आती है वो एक्स की होती है, या दूसरे नंबर पे वैल्यू आती है वो वाई की होती है। तो अब आप इस तरह करेंगे, इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 0 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ 1 पुट करेंगे। इनको पुट करने के बाद इनको कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई कर लें। वीडियो को थोड़ी देर के लिए पास करके आप कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई करें, देखें ये आंसर आता है कि नहीं। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, x1 के ऊपर। तो x1 का मतलब होता है एक्स नाट प्लस एच। एक्स नाट की वैल्यू 0 + 1, तो x1 की वैल्यू आ रही 0.1। ये y1 का जो आंसर आया है ये x1 के ऊपर आया है। इसका मतलब है y1 का आंसर कहाँ पे आया है, एट x1। x1 क्या है, 0.1 के ऊपर। अब हम n की जगह 2 पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं, तो 1 पुट किया तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। यहाँ पे आ गया x1 y1, x1 की वैल्यू 0.1 है और y1 की वैल्यू यहाँ से दोबारा 1 आई है। अब आप इस तरह करेंगे, इसमें जहाँ जहाँ x है 0.1 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 1 पुट करेंगे। दोबारा आप थोड़ी देर के लिए इसको पॉज कर लें वीडियो को और कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास क्या होगा, ये वाला आंसर आएगा। अब हम इसी क्वेश्चन को, मैंने 2 आइट्रेशंस कर ली हैं इसकी, अभी इसी क्वेश्चन को मैं इम्प्रूव्ड आयलर मेथड से हल करता हूँ। तो इम्प्रूव्ड आयलर मेथड का, आर्ह्यून्स मेथड का हमारे पास ये फार्मूला है, ये पीछे हमने फार्मूला बनाया है। इस फार्मूले के मुताबिक आप अगर n की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ y1 आ जाएगा, वाई नाट प्लस और h डिवाइड बाई 2 एक्स नाट वाई नाट, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, y1 आ रहा है और x नाट h एक्स नाट वाई नाट की वैल्यू आ रही है। तो अगर हम इस तरह करते हैं, ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें, y1, बाकी सारी वैल्यूज़ हमें पता हैं। तो वाई नाट की वैल्यू है 1 और h की वैल्यू है 0.1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स नाट वाई नाट की वैल्यू पी पुट की 0.1 हो गई और x1 की वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास आता है 0.1 और ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे आयलर, ये आयलर की मदद से आ रही है। तो ये आ रही है वाई नाट प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स नाट वाई नाट। तो जहाँ जहाँ एफ़ आ रहा है वो एफ़ का मतलब है कि आपने वैल्यूज़ इधर आके पुट करनी है। पहला पॉइंट बता रहा है कि 0 में पुट करनी है, दूसरा पॉइंट बता रहा है कि आपने एक्स में पुट करनी है, दूसरा पॉइंट बता रहा है आपने y में पुट करनी है। तो 1 + 0.5 x
इनटू एफ ऑफ एक्स 0.1 आ गया। अब आप इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 पुट कीगी, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 1। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पास करेंगे और पास करने के बाद आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप नेक्स्ट वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो इसमें बिल्कुल वो वैल्यूज़ जो पीछे चल रही हैं वो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आप लोगों के पास वो वाले आंसर भी आ जाएंगे। मॉडिफाइड्स मेथड में क्या होता है, जब हम ये फार्मूला है मॉडिफाइड मेथड का, तो जब हम n की जगह 0 पुट करते हैं तो ये 1 आ जाएगा, ये नाट आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा, और यहाँ पे नाट आ गया, नाट आ गया, नाट आ गया और सारे नाट आ गए। तो हमने क्या किया, जहाँ जहाँ एक्स नाट वाई नाट की वैल्यू थी पुट की, एक्स नाट की वैल्यू 0, वाई नाट की वैल्यू 1 पुट की, और एच की वैल्यू 0 पॉइंट हमने क्या पुट की, 0.1 पुट की। तो अब अगर हम इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद अगर हम देखेंगे h डिवाइड बाई 0.1 0.05 हो जाएगा। तो अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 0.05 ही बचेगा। और अगर आप यहाँ पे इन सारे नंबरों को प्लस करेंगे, क्योंकि एफ ऑफ 0 और 1 आपको आंसर, क्योंकि वाई नाट की वैल्यू 0 है और एक्स नाट की, वाई नाट की वैल्यू 0 है, एक्स नाट की वैल्यू, वाई नाट की वैल्यू 1 है और एक्स नाट की वैल्यू 0 है। तो 0 होने की वजह से हमारे पास यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे तो पूरा नंबर 0 हो जाएगा। लिहाजा यहाँ पे हमारे पास ये 0 होता है, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही बचेगा। अब हमारे पास बच रहा है 0.05 कामा 1, मतलब है आपने जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0.05 पुट करना है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में इसका क्यूब है, तो हम ज़ाहिर है फिर इसका क्यूब पुट करेंगे, 0.05 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 1। आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पास करेंगे और पास करने के बाद आप इस कैलकुलेशन को देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि आया हमारे पास ये आंसर आ रहा है नहीं, तो बाकी आंसर भी आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। और इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया भी ऐसे ही है कि इस क्राइटेरिया में आप इनिशियल, फर्स्ट और फाइनल और प्रीवियस वैल्यू को आपस में माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद देखते हैं अगर उसकी टॉलरेंस आ रही है तो फिर हम अपने प्रोसीजर को स्टॉप कर देते हैं। तो अब हम इसी मेथड को सेकंड ऑर्डर आईवीपी के लिए लगाते हैं। सेकंड ऑर्डर, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर आईवीपी है, तो इसको हम सेकंड ऑर्डर आईवीपी के लिए लगाते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारा आयलर मेथड हो, मॉडिफाइड आयलर मेथड हो, मतलब है आईवीपी का जो मेथड भी है वो हर फर्स्ट ऑर्डर आईवीपी को हल करता है, सेकंड ऑर्डर आईवीपी को हल नहीं करता। अगर हम चाहते हैं कि हम इस सेकंड ऑर्डर आईवीपी को सॉल्व करें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फर्स्ट ऑर्डर आईवीपी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आईवीपी में कन्वर्ट होगा, तो हम इसको पहले सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आईवीपी में कन्वर्ट करते हैं। तो z को बराबर लिया y के, y बार के बराबर लिया, और y बार के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इसका डबल डेरिवेटिव z प्राइम हो जाएगा, क्योंकि y का दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो z प्राइम y डबल प्राइम हो जाएगा। तो y डबल प्राइम की जगह हमने z प्राइम पुट किया और बाकी नंबर सारे उस तरफ हैं, और y प्राइम की जगह हमने वैल्यू पुट की z की। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। एक इक्वेशन ये बन गई है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर OD है, और ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद सेकंड ऑर्डर OD आई है। तो ये y0 की वैल्यू 0 है और ये z बन जाएगा, तो z0 की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ रही है, z0 की वैल्यू भी 0 के बराबर आ रही है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना आयलर्स मेथड। आयलर्स मेथड में अब हमारे पास दो फंक्शन नहीं है, अब आप x और y नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास दो आईवीपी बनी है। दो आईवीपी बनी है तो दोनों आईवीपी लिखनी है। अगर 3 आईवीपी बनेगी तो तीनों नंबर लिखने हैं। अगर 4 आईवीपी बनेगी तो चारों नंबर लिखने हैं। जितनी आईवीपी बनेगी उतने वहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल अंदर आ जाएंगे इस x इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। तो अब हमारे पास एक्स आई बनेगा, वाई आई बनेगा और जेड आई बनेगा। इसी तरह जेड के लिए बनेगा जी बनेगा, क्योंकि इसको जेड वाले फंक्शन को जी के बराबर लिया गया है और इस वाले फंक्शन को एफ़ के बराबर लिया गया है। मतलब है हमारा ये जो वाई वाला फंक्शन है, ये जो वाई वाला फंक्शन है इसको हमने एफ़ के बराबर लिया, तो क्या हो गया, एफ़ इज़ इक्वल टू जेड।
और ये वाला जो फंक्शन है इसको जी के बराबर लिया, तो दिस इज़ इक्वल टू जी, मतलब जेड वाला नंबर जी के बराबर लिया और दूसरा नंबर एफ़ के बराबर लिया। तो अब हम लिखेंगे आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो जब हमने आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट किया तो ये हमारे पास आ गया एक्स नाट और वाई नाट और एफ एच इंटू एफ ऑफ एक्स नाट वाई नाट, और इसी तरह z की वैल्यू आ गई। अब एफ़ नाट वाई नाट और z नाट की वैल्यू हमें पता है, एक्स नाट की वैल्यू ज़ीरो, वाई नाट की वैल्यू ज़ीरो, z नाट की वैल्यू ज़ीरो। इसी तरह जी में भी ज़ीरो 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 ही आएंगे क्योंकि वहाँ पे भी नाट ही आएंगे। तो अब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये z है, z का मतलब है तीसरा नंबर हमने z को लिखा हुआ है, नज़र आया तीसरा नंबर z है। यहाँ पे तीसरे नंबर की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, तो तीसरे नंबर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी एफ़ की, यहाँ पे सिर्फ z है, तो f इज़ इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। ओके, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ g? तो यहाँ पे g की वैल्यू ज़ीरो है, ज़ीरो है, ज़ीरो है, तो यहाँ पे हमारे पास g ये है, मतलब आपने x की जगह ज़ीरो पुट करना है, y की जगह ज़ीरो पुट करना है और z की जगह ज़ीरो पुट करना है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ जाएं, ये हमारा जी है ये, तो इस जी में आके हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये हमारा जी है, इस जी में हम क्या कर रहे हैं, एक्स जगह ज़ीरो, एक्स जगह ज़ीरो, जेड की जगह ज़ीरो, तो ये एक्स जगह ज़ीरो पुट किया, वाई की जगह एक्स जगह ज़ीरो पुट किया, वाई की वैल्यू तो है नहीं, वो पुट नहीं होंगी, और जेड की जगह ज़ीरो पुट किया, तो जी भी हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो के बराबर आ गया। तो पहली आइट्रेशन में हमारे पास आंसर आ रहा है ज़ीरो ज़ीरो। जब हम आई इज़ इक्वल टू वन करेंगे तो हम 0.1 के ऊपर चले जाएंगे क्योंकि आप नेक्स्ट आइट्रेशन में आ गए हैं, और नेक्स्ट आइट्रेशन का मतलब होता है आप नेक्स्ट पॉइंट की ऊपर आ गए हैं, तो वाई वन होगा, एच की वैल्यू 0.1 हो गई, एक्स वन वाई वन जेड वन हो गया, इसी तरह जेड के लिए भी होगा एक्स वन वाई वन जेड वन हो गया। तो एक्स वन वाई वन जेड वन की वैल्यू पुट की, एक्स वन की वैल्यू 0.1, जेड वन की वैल्यू ज़ीरो, वाई वन की वैल्यू ज़ीरो, तो ये आ जाएगा 0.100 0.100। तो अब हम इसकी वैल्यू जाके कहाँ पुट करेंगे, एफ़ में, तो एफ़ हमारे पास इक्वल है जेड के, जेड तो तीसरा नंबर है, तो यहाँ जेड ज़ीरो है, तो वाई टू फिर ज़ीरो के बराबर आ गया, ठीक है। लेकिन जब जेड में हम जाएंगे तो जेड में आपने एक्स की जगह आंसर पुट करने 0.1, तो यहाँ पे अब आपने आंसर पुट करने 0.1, मतलब है 6 इंटू 0.1 प्लस 9 इंटू 0.1 की पावर 4 माइनस जेड वन तो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर तो ज़ीरो आ गया, इसका आंसर तो ज़ीरो आ गया, लेकिन आपने जब इसको कैलकुलेट किया तो ये आंसर आता है 0.09, ये हमारे पास सेकंड आइट्रेशन में आंसर आता है। हम थर्ड आइट्रेशन करेंगे तो ज़ाहिर है जेड की वैल्यू 2 हो जाएगी, x2 की वैल्यू होती है 0.2 और y2 की वैल्यू ऊपर फाइंड की गई है, ज़ीरो आती है, z2 की वैल्यू ऊपर फाइंड की गई है, वो किसके बराबर आती है, 0.06009 के बराबर आती है। तो अब हमने ये वैल्यू जाके f में पुट करनी है, तो ये हमारे पास f है, ये वाला नंबर हमारे पास f है, f में सिर्फ z है, तो z तो तीसरे नंबर वाली वैल्यू होती है, लिहाजा y2 की वैल्यू आ गई 0. यहाँ पे z का स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लेंगे, जो आंसर आए 0.01 इंटू स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, तो ये मैंने वैल्यू इसकी इधर आके पुट की, स्क्वायर लिया, 0.1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर आता है। इसी तरह z3 की जगह हम क्या करेंगे, Z3 की जगह ये हमारे पास Z3 है, तो Z3 में Z2 की वैल्यु पुट की यहाँ पे, प्लस H की वैल्यू पुट की 0.1, प्लस G की वैल्यू पुट की, तो ये सारी G की वैल्यू चल रही है। इसमें आपने x नाट, पहले x और फिर x और फिर Z की वैल्यू पुट करनी है। तो इस f की जगह ये जो आपको ये जो G नज़र आ रहा है इसकी वैल्यू पुट की गई है, क्या यह है 6 इंटू 0.2 प्लस 9 इंटू 0.2 और ऊपर है यहाँ पे माइनस जेड का स्क्वायर, तो जेड यहाँ तीसरा नंबर जेड है, लिहाजा तीसरे नंबर वाला जो चीज़ आ रही है उसका स्क्वायर। इनको आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पास करें और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे सिंगल स्टेप मेथड चल रहे थे आईवीपी के, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के, ठीक है। तो अब हम चलते हैं
इनिशियल की प्रॉब्लम हल करते हैं। इनिशियल में ही आते हैं, अभी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में अभी नहीं जाते। तो इनिशियल में हमारे पास नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर पे जो मेथड आ रहा है, दिस मेथड इज़ टेलर सीरीज़ मेथड। तो टेलर सीरीज़ मेथड, जितने टेलर सीरीज़ आप लेके जाएंगे उतना उस मेथड का नाम होगा। अगर आप टेलर सीरीज़ को लेके जाते हैं आर्डर 1 तक तो ये आयलर मेथड बनेगा। अगर आर्डर 2 तक जाते हैं तो ये बनेगा टेलर सीरीज़ मेथड ऑफ आर्डर 2। एच की वैल्यू की वो होगी तो टेलर सीरीज़ मेथड ऑफ आर्डर 4। और हर मेथड के एंड में हमारे पास एक आ जाएगी रिमाइंडर टर्म, क्योंकि हम सीरीज़ को ट्रंकेट करते हैं। जब भी सीरीज़ को ट्रंकेट करते हैं तो हमारे पास